एवं छात्रों, आज मैं आप लोगों को एजेंसी यानी अभिकरण के गठन के बारे में बताऊंगा। असल में अभिकरण मालिक और अभिकर्ता के बीच का संबंध होता है। मालिक अपने संविदात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए अभिकर्ता को नियुक्त करता है, तो वह अभिकर्ता को किस प्रकार नियुक्त कर अभिकरण का संबंध बनाता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आएगा और ये आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा में अत्यंत लाभदायक होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अभिकरण का संबंध निम्नलिखित प्रकार से बनाया जाता है। पहला है स्पष्ट रूप से नियोजन द्वारा, यानी इसको एक्सप्रेस एजेंसी कहते हैं। दूसरा आचरण द्वारा नियोजन द्वारा, इसको इम्प्लाइड एजेंसी कहते हैं। तीसरा परिस्थितियों की आवश्यकताओं द्वारा अभिकरण बनाया जाना, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। और चौथा है अनुसमर्थन द्वारा, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो एक एक कर हम लोग चर्चा करेंगे। स्पष्ट रूप से नियोजन द्वारा, जहाँ की मालिक द्वारा यानी प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को यानी अभिकर्ता को नियुक्त किया जाता है, और नियुक्त उसे दो तरीके से किया जाता है, या तो बोलकर या लिखकर किया जाता है, यानी मौखिक संविदा द्वारा, या लिखकर अगर संविदा किया जाता है तो इसे एक्सप्रेस एजेंसी कहा जाता है। इंग्लिश विधि में, अंग्रेजी विधि में एक केस आया, पोल वर्सेज लिस्क का केस है। इसमें कहा गया कि अंग्रेजी विधि में मालिक की इच्छा के बिना कोई व्यक्ति अभिकर्ता नियुक्त नहीं हो सकता है, और मालिक की इच्छा लिखित रूप से या बोले गए शब्दों द्वारा व्यक्त की जा सकती है। तो अंग्रेजी विधि में मालिक की इच्छा महत्वपूर्ण होती है, मालिक की इच्छा के बिना कोई भी अभिकरण नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है आचरण द्वारा नियोजन, इम्प्लाइड एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। इम्प्लाइड एजेंसी में जो पक्षकार होते हैं यानी प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं, वो उनके संबंध ऐसे होते हैं, उनके अंदर उनके बीच कोई संविदा नहीं होती है, बल्कि उनके संबंध से ये अभिकरण का संबंध यानी एजेंसी बन जाता है। यानी कि एक व्यक्ति मालिक की तरह व्यवहार करने लगता है और दूसरा व्यक्ति एजेंट की तरह व्यवहार करने लगता है और मालिक के लिए संविदाएं करने लगता है। तो यहाँ माना जाता है कि एम्प्लॉयड एजेंसी का गठन हो गया है। एक केस आया था स्मिथ वर्सेज मोज का केस। इसमें एक महिला थी, उसने कार खरीदी और कार अपने लड़के को चलाने के लिए दिया। लड़का केवल कार चलाता था और उसकी माँ जो थी उसमें पेट्रोल डलवाती थी। अगर कोई मरम्मत करवाना होता था तो उसमें मरम्मत भी कार में करवाती थी। इसी बीच हुआ क्या कि एक दिन यानी लड़का जो ड्राइवर था वो अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और लड़के की गलती के कारण उसकी पत्नी को चोट लग गई। उसकी पत्नी ने लड़के के माँ के विरुद्ध वाद लाया, यानी अपनी सास के विरुद्ध वाद लाया। न्यायालय ने निर्णित किया कि यहाँ एम्प्लॉयड एजेंसी थी, वो लड़का अपनी माँ का अभिकर्ता यानी एजेंट था, इसलिए उसकी माँ उत्तरदायी होगी। एक केस आया जॉनसन वर्सेज मिल्वेंकी। इसमें न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि जब मालिक अपने अभिकर्ता को ऐसी स्थिति धारण करने देता है कि कोई साधारण सूझबूझ वाला व्यक्ति, साधारण मस्तिष्क का व्यक्ति ये समझ ले कि अभिकर्ता को कुछ विशेष कार्य यानी संविदा करने का अधिकार उसके द्वारा दे दिया गया है, तो वह व्यक्ति अभिकर्ता का रूप धारण कर लेता है, और अन्य व्यक्ति जो कि दूसरा व्यक्ति होता है वो मालिक का रूप धारण कर लेता है, और वह उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों से बाध्य हो जाता है। वो बाद में यह नहीं कह सकता है कि उस व्यक्ति से उसका कोई संबंध नहीं था, या बाद में वो यह नहीं कह सकता है कि वह उसका अभिकर्ता नहीं था। अब पति पत्नी भी आपस में अभिकर्ता और मालिक का संबंध रखते हैं। कुछ परिस्थितियों में पत्नी पति की अभिकर्ता होती है और कुछ परिस्थितियों में पति पत्नी का अभिकर्ता होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पत्नी पति की अभिकर्ता कब होती है। तो सामान्य परिस्थितियों में पत्नी पति की अभिकर्ता मानी जाती है, यानी पति है वो मालिक यानी प्रिंसिपल माना जाता है, और पत्नी एजेंट यानी अभिकर्ता मानी जाती है। और पत्नी पति के नाम पर उधार ले सकती है, उधार खरीद सकती है, और उसे पति देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं। पत्नी कब पति की अभिकर्ता मानी जाती है? तो पत्नी पति की अभिकर्ता तब मानी जाती है जब दोनों साथ साथ एक ही घर में रह रहे हों। जब पति पत्नी एक घर में न रहे हों, अलग अलग रह रहे हों, तो पति की गलती के कारण पत्नी घर से बाहर रह रही हो, अपनी गलती के कारण बाहर न रह रही हो। अगर अपनी गलती के कारण पत्नी पति से अलग रह रही है तो वह पति की अभिकर्ता नहीं मानी जाएगी। पत्नी केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही पति को जिम्मेदार बना सकती है, लग्जरी आइटम के लिए वो पति को जिम्मेदार नहीं बना सकती है। एक केस आया फिलिप्सन वर्सेज
हाइटर। इस केस में न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि पत्नी को घर के प्रबंधन के लिए वस्तु या सामग्री खरीदने का पति के नाम पर अधिकार है कि वह अभिकर्ता के रूप में घर की आवश्यक वस्तु खरीद सकती है और उसी के लिए पति को जिम्मेदार बना सकती है। अन्य वस्तुओं के लिए पति को जिम्मेदार नहीं बना सकती है। लेकिन अगर पति पत्नी से जिस जीवन स्तर पर जीने का वादा करता है उस स्तर को बनाए रखने के लिए पत्नी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकती है। यानी पति जो है वो पत्नी से कहता है कि हम लोग बहुत बड़े घर के हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यूज करते हैं, हमेशा ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो पत्नी अगर 10-20 किलो ड्राई फ्रूट खरीद लेती है तो उसके लिए पति जिम्मेदार होगा। लेकिन सामान्य पत्नी अगर खरीद लेती है तो उसके लिए पति जिम्मेदार नहीं होगा। अब पति पत्नी का अभिकर्ता, क्या पति भी पत्नी का अभिकर्ता होता है? तो पति पत्नी का अभिकर्ता नहीं होता है। वह ऐसा अभिकर्ता तभी हो सकता है जब पत्नी द्वारा मौखिक या लिखित सहमति दी गई हो। यानी पत्नी ने मौखिक रूप से, अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से पति के कार्यों का अनुमोदन किया है, पति के कार्यों को स्वीकार करती है, तो पति पत्नी की अभिकर्ता होगा, अन्यथा पति पत्नी की अभिकर्ता नहीं होता है। तीसरा है आवश्यकता द्वारा उत्पन्न अभिकरण, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। तो सामान्यतः क्या होता है कि हमेशा एक व्यक्ति है वो अपने मालिक से संबंध नहीं बना सकता है, मालिक से नहीं जुड़ सकता है, हर बात पर मालिक से नहीं पूछ सकता है। इसलिए कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि किसी व्यक्ति को अपने मन से कार्य करना पड़ जाता है, बिना मालिक की सहमति से कार्य करना पड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी आपातकाल में एजेंसी का गठन हो जाता है, अभिकरण का गठन हो जाता है। सामान्यतः समुद्री यात्राओं में ये प्रारंभ हुआ था, क्योंकि समुद्री यात्राओं में जाते समय लोग प्रिंसिपल से यानी मालिक से संबंध नहीं बना पाते थे, बातचीत नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्हें अपने मस्तिष्क से कार्य करना पड़ता था, जिससे कि मालिक बाध्य होता था। क्योंकि समुद्री यात्राओं में संकट आते रहते हैं, तो ऐसे में माल की सुरक्षा के लिए कप्तान को ऐसा अधिकार दिया गया था। इसमें एक केस आया सिम्स वर्सेज मिडलैंड रेलवे कंपनी। इस केस में हुआ कि ये था कि रेलवे कंपनी को मक्खन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ही जो ट्रेन है रास्ते में ही रुक गई और माल नष्ट होने वाला था। लेकिन कंपनी ने क्या किया कि माल को नज़दीकी बाज़ार में बेच दिया, जो कि कम मूल्य पर बिका। ऐसे में रेलवे कंपनी को अभिकर्ता माना गया और मालिक उसकी संविधाओं से बाध्य माना गया। चौथा है अनुसमर्थन द्वारा अभिकरण, एजेंसीज बाई रेक्टिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है कि जो कोई व्यक्ति होता है उसे प्राधिकृत नहीं किया गया होता है मालिक द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा, फिर भी वह मालिक के लिए कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिसकी सहमति वो मालिक से लेना चाहता है। यानी कि एक व्यक्ति है, उसने मालिक के नाम से कार खरीद दिया, मालिक ने नहीं कहा था लेकिन उसने मालिक के लिए कार खरीद दिया। अब वो मालिक से सहमति लेना चाहता है कि वो कार उसकी ले ले, उसने जो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे स्वीकार कर ले। ऐसी परिस्थिति में अगर मालिक द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा सहमति दे दी जाती है, यानी कि वो उस अप्राधिकृत व्यक्ति या अप्राधिकृत कार्य को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसे में एजेंसी का गठन हो जाता है और मालिक उस कॉन्ट्रैक्ट से बाध्य हो जाता है और दोनों के बीच मालिक और अभिकर्ता का संबंध स्थापित हो जाता है। इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को एजेंसी के गठन के बारे में अब कोई भी डाउट नहीं होगा और आप लोगों को एजेंसी कैसे गठित की जाती है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।